सीबीएसई ने सैंपल पेपर डाला था इकोनॉमिक्स का, उसको देखने वाले हैं थोड़ा सा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा बेटा, वहां जाके आप मेरे जो डाउट्स ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हैं, पेड क्लासेस ले सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कंजप्शन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एंड द assumption ऑफ कांस्टेंट एमपीसी। यहाँ पे कह रहा है कि इस तरीके का कर्व होता है, ये जो लाइन है वो अपवर्ड जा रही है और बिल्कुल सीधी। इसका मतलब ऐसा होता है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है, जिस कांस्टेंट रेट से आपकी इनकम बढ़ रही है, उसी कांस्टेंट रेट से आप कंजप्शन कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपसे एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजप्शन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है और कंजप्शन कर्व, ये दोनों ही सेम होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, तो ये भी सही है। यानी इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ओइंग टू द रशिया यूक्रेन क्राइसिस द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंस राइजिंग क्रूड प्राइस। जो रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा था, उसके बीच में जो क्रूड ऑयल था उसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। उनको देखने को मिला कि उसकी सप्लाई साइड इशू की वजह से वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने को मिला। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इससे जो हमारा बीओपी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला, क्या हमारा प्रोडक्शन ऑफ कार जो है इंडिया में वो बढ़ जाएगा, क्या प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कार इंडिया में बढ़ जाएगी, क्या इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया विल राइज, या आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। तो यहाँ पर आउटफ्लो होगा यूएस डॉलर का इंडिया से बाहर। थर्ड आपसे पूछा, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। डैश आपको बताना था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो आपकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और आपको लोन देता है। तो वो हमारा कॉमर्शियल बैंक है जो आपको लोन देता है और आपकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। फोर्थ आपसे कहा जा रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट में एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। देखो दो अकाउंट होते हैं हमारे, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अगर आपकी एसेट्स और लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, और एसेट और लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हमने करा है इंडिया से बाहर, तो उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं करेंट अकाउंट में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर आपसे कह रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अब भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, तो ये कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ का सी। फिफ्थ आपसे कह रहा है पहला स्टेटमेंट नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक का मतलब क्या है। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अभी के अभी आपके पास कितने पैसे हैं, अभी के अभी कितना समय हो रहा है, अभी के अभी आपके बैंक में कितना पैसा है, वो एक स्टॉक कंसेप्ट पर बात होती है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट हमारा स्टॉक कंसेप्ट नहीं होता, कैपिटल हमारा स्टॉक कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर दोनों उल्टा दे रखा है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो बोथ आर फॉल्स। उसके बाद आपसे कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फॉर द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक हमारा ये दे रखा है। देखो यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, यहाँ पे कुछ बनाने की बात हो रही है और यहाँ पे खर्चा करने की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बनाया जाएगा सर, यहाँ पर हमारा आउटपुट बनाया जाएगा और यहाँ पर खर्चा किया जाएगा, यानी कि डिस्पोज किया जाएगा। तो चीज यहाँ पे इसका आंसर होगा सी। अब यहाँ पर आपका एक न्यूमेरिकल आ गया, इफ एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, यानी कि के की वैल्यू दे रखी है 4, ऑटोनोमस कंजप्शन इज 30 करोड़, यानी कि सी बार आपको दे रखा है 30, द रेलिवेंट कंजप्शन फंक्शन वुड बी। आपको बताना है रेलिवेंट कंजप्शन का मतलब क्या होगा। देखो आपको के की वैल्यू दे रखी है, ठीक, के की वैल्यू कितनी रखी है, 4 दे रखी है, तो C इज इक्वल टू, अब आप इस के की वैल्यू से एमपीसी में रिलेशन होता है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, होता है नहीं होता, यस सर। अब के की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, ठीक, अब ये 1/1, देखो मैं ऐसे सॉल्व कर दिखाता हूँ ताकि दिक्कत नहीं है। तो देखो एक हमारा रिलेशन होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, यहाँ पर आपको के की वैल्यू दे रखी है 4,
4 इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जा 4 माइनस 4 MPC इक्वल टू 3 1। यहाँ पे ये जाएगा तो वैल्यू आएगी 4 MPC इज इक्वल टू 3, तो ये आएगा आपका MPC 3/4, यानी कि MPC की वैल्यू आएगी 0.75। आपको याद होगा कि जो हमारा C का फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू C बार प्लस BY। B यहाँ पर MPC था तो C इक्वल टू C बार कितना दे रखा है आपको 30, MPC आपको कितना है 0.75y, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट आपसे रखा है इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजप्शन, यानी कि जितना आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है उतना ही आपका कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। आइडेंटिफाई करना है आपको वैल्यू ऑफ एमपीएस, तो वैल्यू ऑफ एमपीएस क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा। अब उसके बाद 7th में आपसे पूछ रहा है मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज, जो हमारे भारत में मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी अगर, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट मोर मनी इन सर्कुलेशन, ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई लगा दे तो बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। कॉमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, वो अपने क्रेडिट ऑपरेशन को और बढ़ा दे और ज्यादा से ज्यादा लोन दे। टैक्स आर रिड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही बात है, तो अभी बढ़ जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज बैंक रेट, नहीं इससे नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि ए। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, सपोज फॉलोइंग डाटा इज प्रेजेंटेड फ्रॉम एन इमेजिनरी इकोनॉमी। ये आपको डाटा दे रखा है विजिबल एक्सपोर्ट का 2010 और 2020 का और 2010-2020 का। तो अब हमसे बोला क्या जा रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2010-2020 इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें सही है। इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि हमारा एक्सपोर्ट का ज्यादा होना और इंपोर्ट का कम होना, ठीक है। तो 2010 में हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे थे 280 और 2020 में 580, तो कितना बढ़ा है 300 बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट उतना नहीं बढ़ा, तो यानी कि हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंप्रूवमेंट है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट आपको दे रखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विल बी, अब आपसे पूछा है कि जो बैलेंस है करंट अकाउंट का वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पर ज्यादा है, ये कम है, इंपोर्ट यहाँ भी ज्यादा है, ये कम है, यानी कि हमारा क्या होगा, सरप्लस होगा। जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, तो हमारा क्या होता है, वो सरप्लस होता है। अब यहाँ पर सरप्लस का ऑप्शन है, यस सरप्लस का ऑप्शन है। अब कितना आएगा, अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पर 100 है और एक्सपोर्ट यहाँ 70 है, टोटल कितना हो गया 170। इंपोर्ट यहाँ 150 है और यहाँ है 30, यानी टोटल कितना हो गया 180। और उसके बाद यहाँ पर 10 ज्यादा है और यहाँ पर हमारा नेट करंट ट्रांसफर है 15, ये माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन और चूज वन ऑफ द अल्टरनेटिव। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट का मतलब होता है जो एक्चुअल होता है, रिप्रेजेंट प्लान इन्वेस्टमेंट, नहीं सर, एक्सपोस्ट हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है, एक्स एंट हमारा, यानी कि एक्स एंट हमारा प्लान होता है, तो यानी कि ये असर्शन तो गलत है। रीजन क्या है, एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंड ए सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ये बात सही है लेकिन असर्शन गलत है, यानी कि आपका असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो 9th का हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको दोनों दे रखा है। सबसे पहला दे रखा है सेविंग कर्व मेकिंग अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जो आपका सेविंग कर्व होता है वो तो सही है, ये असर्शन तो सही है। सेविंग फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, ये भी सही है, एस इक्वल टू क्या होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। लेकिन जो रीजन है ये सेविंग फंक्शन की बात कर रहा है, वो सेविंग कर्व की बात कर रहा है, वो सही नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपका असर्शन है वो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी इसका आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सपोज अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म ए एंड बी
firm A sold goods for 2000 to firm B and purchased goods for 1000. firm B export goods 2500 and had domestic sale 1500. calculate NDPMP if consumption of fixed capital is 200. ऐसे देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है. सॉरी 12th 11th. सबसे पहले हम सबको अलग अलग कर लेते हैं. हमारा आउटपुट की वैल्यू अलग, आईसी यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू अलग, और जितना ऐड किया उसकी वैल्यू अलग. दो फर्म है ए और बी. ए ने आउटपुट कितना किया है, ए का कह रहा है फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर 2000 टू फर्म बी, यानी कि ये 2000 रुपए का सामान बेच रहे हैं और ये 2000 का सामान खरीद रहे हैं. उसके बाद आपसे कहा जा रहा है एंड परचेज गुड्स फॉर 1000, यानी कि इन्होंने परचेज किया है, किन्होंने, बी ने परचेज किया है 1000. ठीक है. उसके बाद फर्म बी एक्सपोर्ट गुड्स फॉर 2500. अब फर्म बी ने एक्सपोर्ट किया है गुड्स कितने का, 2500 का, और घरेलू भी बेचा है 1500. ठीक. उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपको दे रखा है 200, यानी कि वो आपका डेप्रिसिएशन है. अभी उसको हम थोड़ा नजरअंदाज करते हैं. वैल्यू एडिशन कितना हुआ हमारा, वैल्यू एडिशन यहाँ पे 2000 था, यहाँ 1000 था, यानी ये 1000 का, और ये टोटल 4000 का, ये 2, तो ये हमारा 2000 का. अब अगर देखा जाए तो आउटपुट हमारा 6000 है और इंटरमीडिएट कंजप्शन 3000 है और वैल्यू एडिशन भी 3000 है. एनडीपीएमपी निकालना है, उसके लिए सिंपल हमारा जीडीपीएमपी निकालते हैं. जीडीपीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, यानी कि 6000 माइनस 3000 तो 3000 आएगा. और डेप कितना दे रखा है 200, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूले से क्या निकलता है जीडीपीएमपी, और हमें कन्वर्ट करना है एनडीपीएमपी, तो जी से एन में जाएंगे तो डेप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 28. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम. जो हमारा फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वहां पे जो हमारा एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है. जब आपका फ्री मार्केट है तो वहां पे जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होता है और क्वांटिटी सप्लाई होता है वो फॉरेन एक्सचेंज के बराबर होता है. अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारा डिसइक्विलिब्रियम है, यानी कि वहां पे एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है, यानी कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, तो वहां पे जो मार्केट मैकेनिज्म है, यानी कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी. फिर आपसे पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनोमस एंड एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शन. ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन हमारे वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो आप प्रॉफिट को अर्न करने के मोटिव से करते हो, जिसमें आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो. और प्रॉफिट जब कमाना चाहते हो तो या तो आप डेफिशिएट में चले जाओगे या सरप्लस में चले जाओगे. तो इनको ठीक करने के लिए जो ट्रांजैक्शन करे जाते हैं वो हमारे एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शन कहलाते हैं. फिर नेक्स्ट है आपका 13 में आपको कह रहा है इफ एन इकोनॉमी प्लान टू इंक्रीज इन इनकम बाय 2000 करोड़ एंड द एमपीसी टू कंज्यूम 75%, आपको इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है. यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बता दूं 13 वाला है, के दो फॉर्मूले होते हैं. के यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. एक तो फॉर्मूला ये होता है और एक होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. तो आपको के इज इक्वल टू इनकम दे रखी है, यानी कि डेल्टा वाई आपको दे रखा है 2000 रुपए और आपको निकालना है डेल्टा आई. तो पहले आप के की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ से के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीसी कितना दे रखा है 75, यानी कि 0.75 हो जाएगा. तो ये के इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25, यानी कि आ जाएगा 4. तो यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2000 अपॉन डेल्टा आई. तो ये सॉल्व करके आएगा 500 करोड़, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 500 करोड़. 14 क्वेश्चन है. 14 क्वेश्चन में कह रहा है एज पर द फॉलोइंग न्यूज पब्लिश इन द इकोनॉमिक टाइम्स ऑन 26 दिसंबर 2021, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इतने की इन द सेकेंडरी मार्केट ओवर द लास्ट 4 वीक्स टू ड्रेन आउट एक्सेसिव लिक्विडिटी. यानी कि लिक्विडिटी आने के लिए उनके पास ज्यादा पैसा है, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी 8710 करोड़ की बेच दी. Identify the likely cause and the consequences behind this type of action plan of Reserve Bank. क्यों और कैसा
ऐसा क्यों किया गया, क्यों इनने ऐसा किया, उसके लिए क्या रीजन हो सकते हैं ऐसा आपके हिसाब से? देखो, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची जाएगी तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई के पास पैसा आएगा, इससे मार्केट में सर्कुलेशन चलेगा, लैंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी, और इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए जो हमारी इकोनॉमी है उन्हें क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन फील करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कमी फील करनी पड़ेगी, है ना। फिर आपका 15, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, डिस्कस ब्रीफली द रेलिवेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। आपको यहाँ पर ये पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन से फंक्शन रेलिवेंट है, सही है। Recently, RBI conducted a statutory inspection for supervisory evaluation against a commercial bank. अभी आपने रिसेंटली जो हमारी आरबीआई है उन्होंने एक स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन करवाया था कॉमर्शियल बैंक के लिए। कॉमर्शियल बैंक वाज इम्पोज्ड विद स्ट्रिंजेंट पेनल्टी, उनके पेनल्टी लगाई गई, डेफिशिएंसी पाई गई। सेंट्रल बैंक के अनुसार द इंस्पेक्शन रिवील्ड नॉन कंप्लायंसेस डिफरेंट डायरेक्शन इशू बाय ऑन द फॉलोइंग फैक्ट। यहाँ पर जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है वो दोषी पाई गई। एटीएम कार्ड फ्रॉड, ensuring integrity and quality of data, loan to small borrowers। अब यहाँ से क्या आता है, यहाँ से जो हमारे फंक्शंस आते हैं उनमें अगर देखी जाए तो सेंट्रल जो आरबीआई है वो एक्सरसाइज करेगी, ऑडिट देखेगी उनके, उसके बाद नेसेसरी जो एक्शन लेने चाहिए वो लेगी। फिर आपसे कह रहा है कि रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट रेटिंग आर इनवर्सली रिलेटेड। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? यस, ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/RR, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप शो कर सकते हो। 16 में आपका ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको डिफाइन करना है जीडीपी, डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर एंड डिस्कस इट इम्पोर्टेंट। ये डिफ्लेटर का मतलब होता है रेशियो बिटवीन नॉमिनल रेशियो और रियल रेशियो, यानी कि रियल जीडीपी जो होता है और नॉमिनल जीडीपी होता है उसका रेशियो बताता है दोनों का, और ये यूज किया जाता है ताकि जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, प्राइस जो घटती बढ़ती है उसको हम देख सकें। उसके बाद स्टेट एनी एंड डिस्कस एनी टू प्रिकॉशन टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तब कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है, तो वो आप कोई से पॉइंट लिख सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स का ध्यान रखा जाएगा, उसकी डबल काउंटिंग सिस्टम नहीं हो जाए, है ना, वैल्यू को नहीं लेना चाहिए। 17 में आपको दो ट्रेंड दे रखे हैं, इन दोनों ट्रेंड को कंपेयर करना है। फिर आपको दे रखा है elaborate the objective of allocation of resource। अब आपको ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि allocation of resources जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें आपको क्या देखना पड़ता है। allocation of resource का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास जितने भी गुड्स हैं उनको पहले वो वापस मंगाएगी, फिर उसका और अच्छे से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो देखिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीव्ड एंड कैपिटल रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीव्ड सरकार के पास जो पैसा आता है और उसके पैसे के आने से ना ही सरकार की कोई एसेट्स में फर्क पड़ेगा ना ही लायबिलिटी में फर्क पड़ेगा, जैसे टैक्स और नॉन टैक्स रिसीव। और जो पैसा सरकार के पास आएगा जिससे सरकार की एसेट लायबिलिटी में फर्क पड़ेगा वो हमारी कैपिटल रिसीव, जैसे कि बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट। फिर आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका टैक्स का बर्डन शिफ्टेड है वो डायरेक्ट है, मतलब शिफ्टेड नहीं है वो डायरेक्ट है, यानी कि पैसा देने वाला भी सेम है और जिसकी जेब से पैसा जा रहा है वो भी सेम है। और जब बर्डन शिफ्टेड है यानी आपने ए को दिया, यानी बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट। फिर आपका आगे ये सेक्शन आ गया आपका इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ऐसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 18 में आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। जो हमारा ब्रिटिश रूल था इंडिया में, इनमें से कौन सा आपको बताता है कि एडवर्स इफेक्ट था, इससे हमारा इफेक्ट पड़ा। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इंडिया, नहीं। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, नहीं, इफेक्ट हमारा माना जाएगा। फिर है डैश कमेटी वाज सेटअप, भाई ये हमारी कर्व कमेटी थी, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके लिए कर्व कमेटी आती है। फर्स्ट दो बार हमारा इंडस्ट्री रेजोल्यूशन हुआ था, एक 1948 में और एक 1956 में। तो पहले कौन सा हुआ था, 1948। डैश एंड डैश आर द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, ओवर डिपेंडेंस एंड रिमिटेंस भी था, ये नहीं था, ये नहीं था, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, फर्स्ट एंड सेकंड। जीएलएफ ग्रीफ लेक फॉर, अच्छा इसकी डेफिनेशन दे दी, इसकी डेफिनेशन ये है ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जीएलएफ। फिर आपसे क्या कहा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन रूरल इंडिया। तो यहाँ पर नन, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल है,
ये भी इंस्टीट्यूशनल है, ये भी इंस्टीट्यूशनल है, ये मनी लेंडर हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल है, यानी इसका आंसर होगा सी। फिर आपसे 22 में कह रहा है फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट गिवन फॉलोइंग फर्स्ट एंड फैक्ट चूज द करेक्ट पेयर। आपको पेयर सही लगाना है कि जिसके सामने जो बात है वो सही है या नहीं। सबसे पहले ड्यूअल प्राइसिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, नहीं। सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना टू अट्रैक्ट, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा 22 का। फिर आपसे कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। पहला स्टेटमेंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये सही है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉय विद द लेटेस्ट चेंज, ये भी सही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अगेन स्टेटमेंट है आपका बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, दोनों ने अपने अपने बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर किया था, गलत है भाई। पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी एंड रीप्ड इट बेनिफिट, ये भी गलत है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, फॉल्स। 25 डैश इज नॉट कॉज फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसमें से कौन सा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होता, गार्जियन ग्रीन कवर। डैश इज नॉट द स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है, तो ये थर्मल पावर जो है नहीं है, सी होगा इसका आंसर। फिर अब अगेन आपको असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विन्स, जो हमारा बेरोजगारी है और जो गरीबी है वो हमारा एक इनसेपरेबल ट्विन्स है, यानी सही बात है, ये तो असर्शन तो सही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक इविल्स, नहीं। रीजन हमारा जो है, रीजन हमारा सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। असर्शन तो सही है लेकिन रीजन सही नहीं। फिर अगेन 27, इसमें असर्शन दे रखा है इन द लेट 1970s चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड शार्पली डिक्लाइन, 1970 में जो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कम हुई थी। चाइना हैज विटनेस एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल ओइंग टू स्ट्रिंजेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पर हमारा जो असर्शन है वो गलत है और इसका जो रीजन है वो सही है, यानी कि असर्शन गलत है और रीजन हमारा सही है। अब यहाँ पर एक इमेज दे रखी है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब इससे आपको करंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस बताने हैं। इसमें आप मेरे हिसाब से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को ले सकते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको डिफेंड करना है या रिफ्यूट करना है कि जो आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जिस जगह पे जितने लोगों की आवश्यकता नहीं है उससे भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो काम करें या ना करें एक ही बात है, उनके बारे में बताना है आपको, ठीक है ना। तो बाकी सब महारत अपनी लैंड सीलिंग रिमूव, बाकी सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके, इजीली आप कर ही लेंगे। लास्ट में एक स्टडी है। तो जो सैंपल पर देखा जाए इकोनॉमिक्स का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा हाई है आपके लिए, लेकिन आपको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी बेटा, तभी मजा आएगा नंबर में भी। तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।